नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। घोटाले घपले एक नहीं कई हजार हो गए। रिश्वत के आंकड़े भी करोड़ों के पार हो गए। जिसके पास है पैसा वो नौकरी के हकदार हो गए और जो गरीब के बच्चे आज भी कर रहे नौकरियों का इंतजार वो बेचारे बेकार हो गए। उत्तराखंड में नौकरियों के नाम पर हुए घपले घोटाले किसी से छुपे हुए नहीं हैं। यहां जब भी कोई भर्ती आती है तो उसमें भ्रष्टाचार की बू आने लगती है। फिर उस पर 2-4 दिन हंगामा होता है, विपक्ष भी खूब हो हल्ला करता है। फिर जांच कमेटियां बनती हैं और धीरे धीरे वो जांच की फाइलें उसी ठंडे बस्ते में चली जाती हैं जहां आज तक की सारी फाइलें इकट्ठा हो रखी हैं। आखिर क्या हो गया इस सिस्टम को? दरअसल यहां कुछ सफेद पोशों का एक गैंग सक्रिय है जो आए दिन घपले घोटाले के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता है। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के जो सहकारिता जो विभाग है उसके सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में सामने आया है, जिस पर सबसे पहले पहाड़ टीवी ने आपको बताया था कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अब इस पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन लिया है और जांच कमेटी भी बना ली गई है। देहरादून के सहकारी बैंक में आउटसोर्सिंग से पिछले 1 दशक से काम कर रही एक महिला कर्मचारी ने इस भर्ती घोटाले के बारे में कई खुलासे किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री से इसकी एसआईटी जांच करने की भी मांग की है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं वो महिला कर्मचारी जो पिछले लंबे समय से आउटसोर्सिंग के जरिए कोऑपरेटिव बैंक में काम कर रही है। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रीना उनियाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून घंटाघर शाखा में आउटसोर्सिंग के माध्यम से हूँ। और इस जो भर्ती प्रक्रिया है सर, सब पूरी अवैध तरीके से हो रही है, क्योंकि इसमें सारे भाई भतीजावाद चल रहा है। इसमें जो भी अन्य नियुक्तियां भी हुई हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, उनमें भी 2 बच्चों का सिलेक्शन एक घर से हो रखा है। रीना उनियाल जी, आप कह रही हैं कि इस पूरी भर्ती में एक ही परिवार के कई लोगों को लगाया गया है, उन्हें नियुक्ति दे दी गई है और इसमें घपला हुआ है। कौन है वो लोग और क्या ये पूरा घपला हुआ है? हमारे यहाँ एक ध्वजवीर सिंह जी हैं जिनका नियम के विरुद्ध पहले ही उनका नियुक्ति उनको दे दी गई है। ठीक है, उनको उसमें रखा गया है, लिस्ट में बनाने में रखा गया है भर्ती प्रक्रिया के दौरान। उसमें अगर वो होती उसमें उन्होंने अपनी पत्नी का सिलेक्शन करवाया है, अपने भाई का सिलेक्शन करवाया है और अपने साली का उन्होंने सिलेक्शन करवाया है। ठीक है सर। और ऐसे ही हैं अन्य डायरेक्टर भी हैं जिन्होंने अपने भतीजे, भाई भतीजे सभी को लगाया है। पूर्व डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी का हुआ है। और मैंने कल का स्टेटमेंट देखा है चेयरमैन सर का, उसमें ये है कि आउटसोर्सिंग को हमने अनुभव के नंबर नहीं दिए हैं। तो हमें अनुभव के नंबर क्यों नहीं दिए गए हैं? मुझे 12 साल हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में अपनी सेवाएं देते हुए, जबकि अन्य संस्थाओं में अनुभव के नंबर दिए जाते हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो, चाहे संविदा के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से हो, उनको एज में छूट दी जाती है और अनुभव के भी नंबर दिए जाते हैं। हमें वो नंबर क्यों नहीं दिए गए हैं? ठीक है, हमारे साथियों में से भी बहुत सारे लोगों के हुए हैं आउटसोर्सिंग में। जड़धारी जी हैं, सुरेश जड़धारी मसूरी ब्रांच में हैं, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ? नंबर 2, डीसी स्टोर में सिर्फ उस लड़की को 5 महीने, अनीता नेगी करके एक लड़की है, उसको सिर्फ 5 महीने का एक्सपीरियंस है और मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस कहाँ गया? मुझे क्यों नहीं उस चीज़ के नंबर दिए गए? और हमसे किस और अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी यही हुआ है। अन्य डिस्ट्रिक्ट में संविदा कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को पहला स्थान दिया गया है, तो हमें वो चीज़ क्यों नहीं दिया गया है? हमसे हमारे अधिकार क्यों छीने गए हैं? हमारा इस चीज़ में क्या दोष है? हमने क्या गलती की है? हमने चोरी करी है, डकैती करी है? हमने सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से अपना काम किया है? अपना जो काम हमारा नहीं भी है हम वो काम भी करते हैं। हम काम के लिए कुछ नहीं कहते हैं। हमें 12 साल से जो भी काम हमें बोला गया हो, 4th क्लास का हो, चाहे वो क्लरिकल का हो, चाहे वो कोई भी काम हो, A to Z सारा काम हम लोग करते हैं। उसका हमें ये नतीजा दिया जाता है कि हमें अनुभव के नंबर नहीं दिए जाते हैं। मेरा माननीय चेयरमैन सर से ये पूछना है कि उन्होंने हमें अनुभव के नंबर क्यों नहीं दिए हैं। 12 साल में 12 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है और पिछले उसमें भी उन्होंने संविदा पे लोग रखे हैं।
उसमें भी मुझे ये बोला गया था कि मैडम आपको हम रखेंगे, अब भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपका पहला नंबर है क्योंकि आप सबसे सीनियर हो। तो मेरी सीनियरिटी कहाँ गई? अब मेरा सर से ये सवाल है कि अब उनका क्या कहना है मेरे बारे में, क्योंकि मैंने तो अपनी सेवाएं दी हैं, निस्वार्थ दी हैं। सैटरडे संडे भी मैंने काम किया है उसके दौरान नोटबंदी के दौरान सैटरडे संडे रात दिन हम लोगों ने कुछ नहीं देखा है। परमानेंट लोग नहीं आते थे तब भी हम लोग आउटसोर्सिंग लोग काम करते थे। क्या हमारी भावना का कोई वो नहीं है? क्या हमारी मेहनत का हमें कोई फल नहीं दिया जाएगा? मेरा माननीय और जो हमारी सच्ची महाप्रबंधक हैं उनसे भी मैंने बोला था मैडम, सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे अपने सब जो मेरे साथ आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी हैं सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, जिनको 10-10 12-12 साल हो गए हैं, उनको उनकी मेहनत का क्यों नहीं दिया गया? उनको अनुभव के नंबर क्यों नहीं दिए गए? ये मैं पूछना चाहती हूँ सचिव महाप्रबंधक और माननीय हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं। रीना उनियाल जी, आप कह रही थी कि आपके पास कई ऐसे सबूत हैं जो इस भर्ती घोटाले से जुड़े हुए हैं। क्या वो सबूत हैं? किस तरह के सबूत हैं? जो ये कार्यकाल बढ़ाया गया है सचिव महाप्रबंधक का, ये सिर्फ नियुक्तियों के लिए बढ़ाया गया है, सिर्फ और सिर्फ नियुक्तियों के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। और उसमें भी हम लोगों ने, अन्य जगहों पे ये नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, मैंने खुद टिहरी डिस्ट्रिक्ट में नाम तो मुझे नहीं मालूम है चेयरमैन सर का, पर रमोला जी करके कोई सर हैं वहाँ पर, उन्होंने बोला बेटा पहले हमारे यहाँ जो बच्चे लगे हुए हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पहले हमें पहले उनका देखना है, उसके बाद ही हम अन्य भर्ती निकालेंगे, अन्य को लेंगे बाहर से। और हमारे यहाँ पे तो सर अन्यों का ही हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी लिस्ट दी है, आप लोगों को मैंने बताया है, अंडरलाइन करके मैंने दिया है। अन्य सबूत भी मेरे पास हैं, बहुत सारे रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और क्या बोलेंगे स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं जो मैं अभी अगली वीडियो में अपना मतलब आपको बताऊंगी। बहुत सारे सबूत अभी मैं जुटा रही हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई तो ये आखिर तक जाएगी। मैं कोर्ट जाऊंगी, हाई कोर्ट जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी लड़ाई ज़रूर लड़ूंगी। जी बिल्कुल। आप कह रही थी कि रीना उनियाल, आप कह रही थी कि जो मंत्री है या सरकार है उसका नाम आगे करके कुछ लोग जो हैं सरकार और मंत्रियों को भी बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसा क्यों? हम लोगों को बोला जाता है कि हम पे प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर किस चीज़ का है? उत्तराखंड सरकार को इसमें बदनाम किया जा रहा है। क्यों? कि ये बात हकीकत है। माननीय वहाँ में बोला जाता है कि माननीय मंत्री जी का हम पे ऊपर से फोर्स है कि 10 पद हमारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बोला जाता है। अब सर हमें तो ये नहीं पता ना कि ये बात सच है या झूठ है। उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्यों? हम जानना चाहेंगे कि ये बात सच है कि नहीं है। ऊपर से तो ये मैं नहीं मान सकती कि उत्तराखंड सरकार ऐसे बोलेगी कि जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं पहले से, जिनको अनुभव है तुम उनको अनुभव के नंबर तो इन लोगों को देने चाहिए। ये लोग ऐसा नहीं है। और जब पहले मैं ये भी बोलना चाहूँगी सर, पहले जब ये चेयरमैन सर डायरेक्टर थे तब से मैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि मैं कितने साल से हूँ। मेरे लिए बहुत से लोगों ने बोला है कि वो लड़की मेहनती है, ये है वो है, जो भी हर कोई जो देखता है सर वही बोलता है, ऐसा नहीं है। पर यह है कि जो मेहनती लोग हैं उनमें से किसी का भी नहीं हुआ है, गरीब परिवार में से किसी का नहीं हुआ है, सिर्फ पैसे वाले लोगों का यहाँ पर काम हुआ है। हम लोगों के पास पैसा नहीं था, इस वजह से हम लोगों का नहीं हुआ है, क्योंकि पैसा ही आजकल सब कुछ है। हमें तो यही सिखाया जा रहा है कि हम भी अपने बच्चों को एजुकेशन ना कराएं, पढ़ाएं ना, लिखाएं ना, सिर्फ जेब में पैसा रखें, और चाहे वो अनपढ़ भी हो उसे नौकरी मिल जाएगी। यही तो बोला जा रहा है कि 20 लाख 50 लाख 30 लाख जो भी है वो हम खर्च नहीं करेंगे, हम बचाएंगे और आगे नौकरी लगाएंगे अपने बच्चों को इस तरह की रिश्वत देके। चलिए ठीक है। जब मुख्यमंत्री जो हैं हमारे जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने इस पर जो है जांच कमेटी बना ली है, तो क्या आपको उनकी जो जांच कमेटी है उस पर भरोसा नहीं है? आप जो है मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहती हैं कि क्या क्या किया जाए, क्योंकि जांच कमेटी तो वो बना चुके हैं? नहीं सर, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है सर। मुझे तो एसआईटी जांच चाहिए, और एसआईटी जांच ऐसा हो कि पहले इन जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं और जो ये सचिव महाप्रबंधक हैं, इनके रहते जांच नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं ये चाहती हूँ उनको हटा के जांच की जाए। मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि सर इसमें एसआईटी जांच होनी चाहिए, और जैसे अन्य जिलों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों एवं संविदा कर्मचारियों को वो दिया गया है, पहला स्थान दिया गया है, तो हम लोगों को भी दिया जाए। और उनसे मेरा ये निवेदन है कि ये भर्ती अवैध है, पूरी तरीके से गलत है, इसको निरस्त किया जाए।
इसको अगर मुख्यमंत्री जी अगर गरीब परिवारों का वो चाहते हैं तो इसको निरस्त करें। मेरी एक ही प्रार्थना है, एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन यही है कि सिर्फ इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाए, क्योंकि इसमें किसी का भला नहीं है। अभी मैं बोलना चाहूँगी, एक मेरी बहन है आउटसोर्सिंग में, उनके हस्बैंड का 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। बेचारी अपना मतलब परिवार का पालन पोषण कर रही है, जैसे तैसे कर रही है। अब ये तो एकदम से बोल देंगे कि भाई तुम्हारा वो ख़त्म, एजेंसी को दे देंगे लेटर कि तुम्हारा ख़त्म हो गया जो भी है। अब उसको काम करने में, ढूंढने में टाइम लगेगा, जबकि उसको सारा एक्सपीरियंस है, पर उसने फॉर्म वगैरह कुछ नहीं भरा था। मैं तो यही बोलूँगी कि उसको भी नहीं हटाना चाहिए, जब वो काम कर रही है उसको भी नहीं हटाना चाहिए, जब वो अपनी सेवाएं। और 4th क्लास का काम क्या होता है, 4th क्लास से ज़्यादा हम लोग काम करते हैं, परमानेंट लोगों से ज़्यादा हम लोगों से काम लिया जाता है, फिर भी हमें उसकी सज़ा मिल रही है। क्यों? ये मेरी सरकार से गुजारिश है कि इन भर्तियों को निरस्त किया जाए, ताकि हमें हमारा अधिकार मिल सके, और हमें हमारा अधिकार दिलाने में माननीय मुख्यमंत्री जी की आवश्यकता है, हमें हमारी हक दिलाने में। चलिए, आपका कहना भी वाजिब है, क्योंकि जांच कमेटी दरअसल विभागीय जांच कमेटी होती है, और वैसे ही ये जांच कमेटी भी एक तरह से विभागीय जांच कमेटी है। और इससे पहले भी कोऑपरेटिव के मामले को लेकर के पहले भी जो है जांच कमेटियां बन चुकी थी, बनी हैं, और उनका क्या उनकी जांच में आया ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, भाजपा का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने वाले युवा मुख्यमंत्री हैं, इसलिए संज्ञान में मामला आते ही उन्होंने जांच कमेटी गठित कर ली है, और जरूरत पड़ी तो एसआईटी की भी जांच होगी। ये जो कोऑपरेटिव विभाग में भर्तियों के मामले में शिकायत आने का मामला जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहूँगा, और आप अवगत भी होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर ऑलरेडी एक इंक्वायरी सेटअप कर दी है। हमारा इरादा या सरकार का इरादा इसी से स्पष्ट हो जाता है कि संज्ञान में आते ही सीधे चीफ मिनिस्टर महोदय ने एक बड़ी इंक्वायरी सेटअप कर दी। अगर अब भी संतोष नहीं है और इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आती है, जांच की जो रिपोर्ट आती है, उसके बाद भी अगर कोई संतुष्ट नहीं होगा तो निश्चित रूप में एसआईटी पर भी गठित करने का विचार होगा। तो जीरो टॉलरेंस से काम होगा। जो भी शिकायत एम्प्लॉयमेंट में या नियुक्तियों के या भर्तियों के मामले में कोऑपरेटिव में आई है, इंक्वायरी सेटअप हो गई है। फिर भी अगर किसी को संतोष नहीं होगा, इंक्वायरी से संतुष्ट नहीं होंगे, तो एसआईटी गठित करने पर भी विचार कर सकती है सरकार। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि कोऑपरेटिव के मामले में पहले भी जो 3 जांच कमेटी बनाई गई थी, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि विभागीय जांच कमेटी क्या वास्तव में निष्पक्ष रूप से जांच कर पाएगी, ये अपना आप में बहुत बड़ा सवाल है। विभागीय जांच से कुछ नहीं होगा। सरकार को कम से कम एसआईटी गठित करके इसकी जांच की जानी चाहिए। विभागीय जांच पहले भी 2-3 बार हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ये जैसे बेलवाल जी इसमें जांच अधिकारी हैं, उस विभागीय जांच में भी, पहले वाली विभागीय जांचों में भी बेलवाल जी ही जांच अधिकारी रहे हैं, लेकिन नतीजा 0 रहा। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल की मांग है कि इस पर एसआईटी जांच गठित की जानी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में तमाम तरह के आरोप जो हैं, कोऑपरेटिव जो बैंक है उसके अध्यक्ष हैं अमित चौहान, उन पर भी लग रहे हैं। अमित चौहान से कई तरह के मामले जो हैं जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि भर्ती में कोई घपला नहीं हुआ है, सारे आरोप झूठे हैं। जब अमित चौहान से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो आरोप लग रहे हैं वो अर्नगल आरोप हैं, झूठे आरोप हैं, पूरी तरह से स्वस्थ और साफ तरीके से ये भर्ती हुई है। नियुक्तियाँ पूरे मानकों के आधार पर हुई है। फर्स्ट डिवीज़न के इसमें 15 नंबर थे, सेकंड डिवीज़न के 13 नंबर थे, थर्ड डिवीज़न के इसमें 11 नंबर थे। गेम्स के इसमें कोई सर्टिफिकेट होगा पाठ्योत्तर में पढ़ते हुए तो उसके 5 नंबर थे, और बाकी इंटरव्यू के इन्होंने, एक्सपीरियंस के इन्होंने पर ईयर के 2 नंबर दे रखे थे, तो मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस दे रखा था, तो 10 नंबर। किसका 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 10 नंबर का, और 10 नंबर इंटरव्यू के थे। और तो पूरी भर्ती मानकों के अनुरूप हुई है। वहीं आपको बता दें कि इस देहरादून जो कोऑपरेटिव बैंक है, इसकी जो महाप्रबंधक हैं वंदना श्रीवास्तव जी को 1 साल के लिए जो है अतिरिक्त सेवा विस्तार भी दे दिया गया है, और उनसे वो भी कई बार जो है कई मामलों में उन पर भी सवाल उठते रहे हैं।
जब हमने वंदना श्रीवास्तव जी से इस पूरे मामले में जानकारी लेनी चाहिए, हमने उन्हें फ़ोन कॉल किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद जो है उनका खुद हमें व्हाट्सएप कॉल आया और व्हाट्सएप कॉल के जरिए वो सफाई देती हुई नज़र आई। हालांकि सफाई के दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें भी कही कि 29 तारीख को जबकि जो है निबंधक हैं उन्होंने इस भर्ती को रोकने के आदेश दे दिए थे, परिणाम रोकने के आदेश दे दिए थे, उसके बावजूद भी लिस्ट जारी कर दी गई। जी जी सर, आप अध्यक्ष जी की तरफ से निकालिए, जो भी हमारी तरफ से समझ निकाल लीजिए, हमें क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अध्यक्ष जी की तरफ से रहती है मैं जो हमारी कमेटी है उसमें हमारे जो चेयरमैन है वो अध्यक्ष है, हम तो केवल मात्र एक जीएम है, वहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी है वो अध्यक्ष है, उनकी ज्यादा बड़ी पावर है। और उस कमेटी में हमारे एआर भी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी है कमेटी में की अकेले में मालकिन नहीं हूँ सर। लेकिन सारा जो प्रोसेस हुआ है वो कमेटी के थ्रू हुआ है सर, जिसमें कमेटी में हमारे जो उसके कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो चेयरमैन सर हैं, बोर्ड ऑफ। इस पूरी भर्ती में भाई भतीजावाद अपनाने और पैसों के लेन देन को लेकर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं अगर यह भर्ती निरस्त नहीं होती है तो इसकी एसआईटी जांच करवाने की मांग भी लगातार की जा रही है। अफसोसजनक है कि आलोक पांडे जो कि इसके महानिदेशक हैं, निबंधक हैं, वो एक चिट्ठी जारी कर रहे हैं कि इन भर्ती प्रक्रियाओं में यानी कि गार्ड की जो नौकरियां हैं 400 करीब ऐसे पद हैं, चतुर्थ श्रेणी के पद हैं, जिसमें लगातार जो है भाई भतीजावाद की बात निकल कर आ रही है, अपनों को रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, ये बात निकल कर आ रही है, कोई साली की लगवा रहा है, कोई भतीजे की लगवा रहा है। तो ऐसे में ये उत्तराखंड आखिर जा किस ओर रहा है? ये उत्तराखंड राज्य क्या हमने इसलिए मांगा था कि हमारे बेरोजगार युवाओं के साथ इस तरह से अन्याय होगा, उनके साथ ऐसा अत्याचार होगा कि बाहरी लोग सारे भर लिए जाएंगे पदों पर? और चिट्ठी जारी होने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र मिल गया है लोगों को कि आलोक पांडे की चिट्ठी को पूरी तरह से दरकिनार और अनदेखा करके नियुक्ति पत्र जारी हो गया, लोगों ने अपनी नौकरियां ज्वाइन कर ली हैं। ऐसा कैसे चल रहा है? यहाँ उल्टी गंगा कैसे बह रही है? और लोग अब कह रहे हैं कि जो जांच कमेटी बैठाई है उससे संतुष्ट नहीं है, वो एक स्पेशल कमेटी की जांच चाह रहे हैं, यानी कि एसआईटी जांच चाह रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। यदि आपके अधिकारियों के ऊपर जनता अपना विश्वास खो बैठी है तो कहीं ना कहीं आप अधिकारियों को आत्मावलोकन की जरूरत है। सचिव मीनाक्षी सुंदरम द्वारा 15 दिनों के अंदर इस भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें उप निबंधक कुमाऊं नीरज बेलवाल और उप निबंधक जो गढ़वाल हैं मान सिंह सैनी, उनको जांच करने के लिए कहा गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये कमेटी जो है निष्पक्ष जांच करेगी और इस जांच रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि जांच कमेटियां कई बार बनती हैं और उनमें उन जांच रिपोर्टों में कुछ निकलकर नहीं आता है। इसीलिए इस जो भर्ती घोटाला है उसकी भी एसआईटी जांच की मांग की जा रही है। पहाड़ टीवी लगातार जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे, रोजगार और बेरोजगारी से जुड़े हुए मुद्दे लगातार उठाता रहा है। देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।